हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मैपिंग निएंडरथल जीनोम। तो ये नाम आपको काफ़ी अटपटा सा और काफ़ी अलग लग रहा होगा। निएंडरथल जीनोम काफ़ी टेक्निकल। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा एक नॉर्मल करंट अफेयर से अलग दिखता है, क्योंकि हम यूजुअली पढ़ते हैं फ्लड्स के बारे में, पॉलिटी के बारे में, लेकिन हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए, मैं आपको उसका रेलेवेंस बता देता हूँ। पहली बात तो इस साल का जो, जैसे कि आपने आज पढ़ा होगा, इस साल का जो नोबेल प्राइज़ मेडिसिन की फील्ड में दिया गया है वो इसी टॉपिक के लिए दिया गया है, जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट स्वांटे पाबो, इनको दिया गया है। अब इन्होंने क्या करा था अब, और इसकी इम्पोर्टेंस, इस टॉपिक की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों जाती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब इसका रेलेवेंस हमारे यूपीएससी में कैसे होगा। एक तो ये एक साइंटिफिक डिस्कवरी है, और जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में और मेंस में भी GS3 में साइंस एंड टेक के अंदर ये इसके बारे में पूछा जा सकता है, और इसका एवोल्यूशन से रिलेशन है। तो मैं आपको थोड़ा बेसिक से भी बता दूंगा, जीनोम क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, और यहाँ से थोड़ा मैं इंटरलिंक करूँगा। और एक तो ये जीएस की बात करी मैंने, और जिनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, तो उसके अंदर एवोल्यूशन का जो टॉपिक है उसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको उसके अंदर कोट कर सकते हैं, और इवन रीसेंट डिस्कवरीज़ के अंदर आप इसको कोट कर सकते हैं, जो कि फॉसिल्स के अंदर टॉपिक के अंदर कर सकते हैं। और लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो मैं आपको इन साइंटिस्ट के बारे में इतना नहीं बताना चाहूँगा। पहली बात तो कि जीनोम मैपिंग से पहले हो सकता है आपको जीन्स के बारे में पता हो, और अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जीन्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, थोड़ा बहुत आपको सेल का बेसिक पता होना थोड़ा ज़रूरी है इसके अंदर। आई होप आपको सेल के बारे में पता होगा। देखिए, एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन के अंदर एक जो सबसे बेसिक लिविंग एंटिटी जो हमने मानी है वो है सेल। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जो आप ये ब्लूइश पार्ट देख पा रहे होंगे सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम बेसिकली क्या होता है, डीएनए तो आपने सुना ही होगा। तो डीएनए है ये। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं इसको और आगे दिखाता हूँ। जैसे ये सेल के अंदर आपको दिख रहे होंगे एक्स शेप में जो है ये क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम हमने XY क्रोमोसोम, XX क्रोमोसोम, जो कि आपने सुना भी होगा। अब क्रोमोसोम बेसिकली क्या होता है, हमारे जो शरीर में डीएनए होते हैं वो इस तरह से बने हुए होते हैं जिगजैग शेप में। अब जो ये जिगजैग शेप की जो डीएनए है वो ऐसे ही रैंडमली नहीं पड़े होते हैं। जब वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं वो ऐसी कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कंडेंस यानी मतलब सिकुड़ के प्रेजेंट होते हैं। अब वो सिकुड़ के क्रोमोसोम की शेप में प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम बेसिकली कुछ नहीं है, डीएनए है जिसको हमने एक पैकेज की तरह इकट्ठा करके इस शेप में रख दिया है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर इसके मतलब इसकी लेंथ इसकी मिलियंस में लेंथ हो सकती है। जैसे अगर हम इसको तोड़ने लगे तो मिलियंस ऑफ डीएनए निकल आएंगे इसके अंदर एक क्रोमोसोम में। और जीन, तो इसी के अंदर एक जीन का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो जीन क्या होता है, कुछ पार्ट होता है डीएनए का, ठीक है। तो मैं आपको मतलब तीनों इंटरेट कर देता हूँ। सबसे छोटा पार्ट अगर मैं बोलूँ, बेसिकली ये दोनों कॉन्सेप्ट डीएनए से निकल के आ रहे हैं। डीएनए एक जिगजैग फॉर्म में एक शेप है जिसके अंदर हमारा
बॉडी का इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है कि भाई अगर हमारे हाथ पैर कैसे बनेंगे, हमारे ऑर्गन्स किस तरह से आगे जाके बनेंगे। बेसिकली ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। इतनी कुछ कर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो डीएनए, आपको डीएनए याद रखना है। डीएनए आपने सुना होगा, डीएनए क्या होता है। अब डीएनए को अगर हमें कंडेंस फॉर्म में हम रख देंगे तो वो क्रोमोसोम बन जाएगा, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और डीएनए की अगर कुछ पार्ट को अगर हम लेके बात करेंगे, जिसके अंदर एक कुछ वायबल यानी मतलब कुछ एक सेंस बनाने वाली इन्फॉर्मेशन है, उसको हम जीन बोलेंगे। ठीक है। तो अभी की जो डिस्कवरी है, तो जीनोम मैपिंग क्या है? जीनोम मैपिंग में हम जो भी जीन्स हैं उसके बारे में पता लगाते हैं, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हम उसके बारे में पता लगाते हैं। तो जीनोम मैपिंग मतलब ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब अभी के हिसाब से, क्योंकि ये 90s समवेयर अराउंड 2000 ये स्टार्ट हो गई थी। 21st सेंचुरी में स्टार्ट हो चुकी है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने सुना हो, और अगर नहीं सुना है तो आप उसके बारे में और पता कर सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या था, मतलब हमारे जितने भी जीन्स होते हैं, यानी जितने भी डीएनए और जितने भी अंदर उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, उसको हमने मैप करा, यानी उसके बारे में हमने पता लगाया कि भाई इस जीन्स का क्या काम है, इस जीन्स का क्या काम है। तो इसी तरीके से ये जो साइंटिफिक डिस्कवरी है, जो इस बार का नोबेल प्राइज़ है, ये निएंडरथल जीनोम के बारे में, मैपिंग के बारे में। अब ये इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप जीन देखो, आप जो इस सदी में प्रेजेंट है, आप अभी इस समय में प्रेजेंट है, आपका जीन्स के लिए क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। और डीएनए के लिए क्या चाहिए? आपके शरीर का कुछ भी पार्ट हो सकता है, आपके बाल से लेके नाखून, आपका बॉडी, या फिर कोई भी आपके बॉडीली फ्लूइड, किसी भी चीज़ में से निकाल के डीएनए की टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन निएंडरथल क्या है? निएंडरथल क्या है? हमारा एक एंसेस्टर है। अब ह्यूमंस का आपने बारे में सुना होगा कि भाई ह्यूमंस पहले एप्स थे। ठीक है, बंदर नहीं थे, एप्स थे, जो कि बाद में एवोल्यूशन होते होते अभी प्रेजेंट ह्यूमंस की फॉर्म में आया है, जिसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस का अगर आप इसको शब्दों को तोड़ के देखेंगे, दो शब्दों से बनता है, होमो और सेपियंस। अब होमो क्या है? होमो इज़ जीनस जैसे, और सेपियंस है स्पीशीज़। जीनस एक मतलब एक फैमिली की तरह है, एक ब्रॉड जानवर हो, हम जीनस, एक जानवर हैं उनको, एक ब्रॉड जो फैमिली है उसको हम जीनस कहते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ह्यूमंस सिर्फ एक, अभी ह्यूमंस भी एक फैमिली थी। ठीक है, पुराने हमारे एवोल्यूशन से पहले, या फिर अभी जो हम बचे हैं उससे पहले क्या था कि बहुत तरह के इंसान कह सकते हैं आप। अभी का जो इंसान बचा है वो है सेपियंस, होमो। समझ रहे हैं? होमो मतलब इंसान और सेपियंस है स्पीशीज़। समझ रहे हैं? जैसे कि जैसे अगर आप हॉर्स को देखने लगे, हॉर्स हो सकता है कि एक तरह का घोड़ा, और उसके अंदर कई तरह की स्पीशीज़ हो सकती हैं। जैसे कुत्ते होते हैं, कुत्तों की बहुत तरह की प्रजाति होती है। ठीक है। तो लेकिन अगर आप ह्यूमंस में देखें, ह्यूमंस में अभी एक ही प्रजाति बची है जिसका नाम है होमो सेपियंस। समझ रहे हैं? एवोल्यूशन से पहले और मतलब काफ़ी साल पहले और भी हुआ करती थी। तो निएंडरथल क्या है? ये उन्हीं एक प्रजाति में से एक स्पीशीज़ है। ठीक है, होमो निएंडरथल। ठीक है, जिसका नाम होमो निएंडरथल था। तो इन्होंने क्या करा, इसके जीनोम की मैपिंग करी। अब जीनोम की मैपिंग सबसे पहले तो आप देखें कि भाई जीनोम सीक्वेंस जो है निएंडरथल, इनकी मैपिंग करी गई। और निएंडरथल जो कि 30,000 साल पहले लुप्त हो चुके हैं, अब वो धरती पे थे ही नहीं 30,000 सालों से। ठीक है। और तो सबसे पहले तो दिक्कत ये आती है कि भाई जो चीज़ यहाँ पर है ही नहीं, आप उसके बारे में मैपिंग कैसे करेंगे, उसके डीएनए का जांच पड़ताल कैसे करेंगे। तो उसका एक नॉर्मल सिंपल आंसर निकल के आता है कि भाई उसके फॉसिल से, जो कि फॉसिल मिला होगा।
लेकिन फॉसिल में क्या दिक्कत होती है, फॉसिल में हमेशा इतना सही तरीके से जेनेटिक्स के बारे में पता लगा पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अभी हम कह तो देते हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी से हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी कुछ एक मेथोडोलॉजीज़ होती हैं कि भाई, है ना, कि आप उसके बारे में कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अब इन्होंने बेसिकली उस टेक्निक को ही, मेथोडोलॉजी को ही अच्छे तरीके से रिफ़ाइन करके करा, जिसे उसके मैपिंग करी गई। तो इन्होंने क्या पता लगाया था, निएंडरथल और डेनिसोवन्स। डेनिसोवन भी एक और स्पीशीज़ है ह्यूमंस की, जो कि साथ में ही उस वक्त साथ में रहा करते थे। इन्होंने ये चीज़ पता लगाई अपनी जांच पड़ताल में कि भाई दोनों साथ में रहते थे 20,000 साल पहले, और ना ही इन्होंने, ऐसे नहीं है कि भाई सिर्फ साथ में रहते थे, और उन्होंने साथ में इंटरब्रेड भी करा, मतलब दे हैड सेक्स टुगेदर और दे हैड किड्स। तो ये इसके बारे में कैसे पता लगा, तो इन्होंने क्या करा है, इनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ को बारे में पता लगाना फ्रॉम वेरी ओल्ड रिमेन्स। ठीक है, और इन्होंने जैसे कि बताया कि राखी गढ़ी, अगर आपने देखा हो, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है इंडिया में। इन्होंने उसके अंदर भी काफ़ी दिलचस्पी दिखाई थी। अब इन्होंने पता कैसे लगाया कि भाई ऑलमोस्ट जब इनको नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा था, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने जो काम करा है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है। लेकिन साइंस में ये मतलब हर साल कुछ ना कुछ ऐसी नोबेल प्राइज़ और नई नई डिस्कवरीज होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि साइंस में देयर इज़ नथिंग फाइनल। आप कुछ नहीं कह सकते कि भाई इम्पॉसिबल, एक नई हम एक बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं। हाँ, तो इसके अंदर अभी देखिए, अभी जो हम क्या करते थे कि पुरानी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ अंदाज़ा लगाते थे कि भाई कुछ हमें मिला कि भाई यहाँ से पत्थर मिले हैं, या फिर हमें किसी एक शेप का पॉट मिला है एंशियंट खुदाई में, तो हम उसके अंदर का अंदाज़ा लगाते थे कि भाई ये ऐसे होता होगा, वो ऐसे रहते होंगे। तो लेकिन देखा जाए ये इनडायरेक्ट तरीके से एक अंदाज़ा ही है। ठीक है, तो जिसको हम जिन्होंने यहाँ पे बोला है डिडक्शन बोलते हैं, ये है इनडायरेक्ट तरीका ही। लेकिन इन्होंने जो तरीका निकाला वो है बायोलॉजिकल तरीका। इसमें जो जो आप बोल रहे हैं वो शॉर्ट कह सकते हैं कि भाई ऐसा था, यहाँ पे एक अंदाज़ा कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने कैसे करा कि एक पर्टिकुलर बोन होती है, हमारे जो स्कल होता है उसके अंदर पेट्रस करके एक बोन होती है। तो उसके अंदर क्या है, डीएनए रेस्ट ऑफ द बॉडी से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिजर्व होता है। तो देखा जाए तो यार कितना नॉर्मल सा इंसाइट है, लेकिन इससे इन्होंने ये चीज़ पता लगाई। अब देखिए, अब इसका प्रेजेंट रेलेवेंस क्या होता है, तो इसी से वहाँ से इन्होंने डीएनए का इस्तेमाल करा और उसका पूरे का जो जीनोम है उसको मैपिंग करी गई। ठीक है, अब इसका जो रेलेवेंस क्या होता है, रेलेवेंस कि भाई हमारे आज के लिए हम क्या काम में ला सकते हैं। आज के लिए काम में ला सकते हैं क्योंकि देखा जाए वो हमारे एंशिएंट मतलब एंसेस्टर्स ही थे। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि कुछ जीन्स वहाँ से हमारे ह्यूमंस में भी आए हैं। तो अब जैसे इसमें एक चीज़ पता लगा जैसे थे कि भाई हमारा इम्यून सिस्टम कुछ तरीक़ों से रिएक्ट करता है बीमारियों से। तो वो ऐसा क्यों करता है, जब हम नॉर्मली अब आज को देखते हैं, हमें अगर आज का कई बार अगर एक्सप्लेन करना है तो हमें पास्ट में जाना पड़ता है कि आज की सिचुएशंस क्यों हैं। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें पाएंगे कि भाई, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं भी पढ़ते तो अगर आप अपनी सोसाइटी के आसपास चीज़ें देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन है वो पास्ट में रहता है। तो यहाँ पर भी बायोलॉजी में भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका उसका रेलेवेंस पास्ट में है कि भाई चीज़ें ऐसे क्यों काम करती हैं, उसका रेलेवेंस पास्ट में है क्योंकि वो पास्ट है निएंडरथल का डीएनए। तो पाबो ने यही पता लगाया कि भाई निएंडरथल के डीएनए की वजह से देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि होती हैं, इम्यून सिस्टम उस तरह से रिएक्ट करता है। तो बस इतना ही था। और मतलब इन्होंने 2 चीज़ों के बारे में पता लगाया था, पेपर में पब्लिश भी की थी कि भाई कोरोना वायरस के वक्त कि भाई हमारा निएंडरथल का जीन है और निएंडरथल के जीन की वजह से हमारा जो इम्यूनिटी है कोविड के इन्फेक्शन पे किस तरह से काम करती है।
आई थिंक इतना आज के लिए काफ़ी है और दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।